जब हम वर्चस्वता की बात करते हैं तो एक शब्द आता है बैंड वैगन। बैंड वैगन, बैंड वैगन क्या है? बैंड वैगन अमेरिका की वर्चस्वता की रणनीति से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ये दुनिया में हमेशा सवाल उठता रहा है कि अमेरिका की वर्चस्वता से कैसे निपटा गया है। कुछ का मानना है कि अमेरिका से संघर्ष करने की अपेक्षा उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लो और उसके वर्चस्व के साए में रहकर, उसके वर्चस्व की छतरी के नीचे रहते हुए अपना भी विकास कर लो और अधिक से अधिक लाभ कमा लो। उदाहरण के लिए, जैसा आपकी पुस्तक में दिया है कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यापार को बढ़ाना देना आवश्यक है और ये सभी आवश्यकताएं अमेरिका के साथ रहकर ही पूरी हो सकती हैं। किसके साथ? अमेरिका के साथ। इसी को बैंड वैगन कहते हैं। इसी रणनीति को बैंड वैगन की रणनीति कहा जाता है। एक बार पुनः समझने की कोशिश करें कि बैंड वैगन क्या है। अमेरिका से संघर्ष न कर उसके साए में रहना और अधिक से अधिक लाभ उठा लेना। यानी हम स्वीकार कर लें कि अमेरिका वर्चस्व है और उस पर प्रश्न चिन्ह न उठाएं, उसकी गतिविधियों पर सवाल न करें, लेकिन अपना हित भी धीरे धीरे बरकरार रखें। और इसका उदाहरण है एक देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना, उसको प्रौद्योगिकी देना और व्यापार के लिए बढ़ावा देना। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब अमेरिका उसमें हामी भरे, अमेरिका उसमें अपनी सहमति दे, अमेरिका अपनी रजामंदी दे। और इसी नीति को कहते हैं बैंड वैगन की नीति। बैंड वैगन यानी दल बल सहित पीछे चलना। यहाँ पर उसका हम यही मायने ले सकते हैं कि अमेरिका का बैंड वैगन, अमेरिका का जो दल बल है, दूसरे राष्ट्र जो हैं पीछे पीछे उसके चलते हैं। ये जो समस्या है कि हम अमेरिका के साथ कैसे संबंध रखें, विद्वानों के क्या क्या उसमें विचार हैं और अमेरिकी वर्चस्व के मद्देनज़र अपना रास्ता कैसे निकालें। और उसके बाद बैंड वैगन की बात। एक दूसरा जो गुट है वो कहता है कि छुपा के रखने की रणनीति आज की तारीख में, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सर्वोच्च तरीका है। छुपा के रखने की रणनीति जो है वो बैंड वैगन की रणनीति से बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। इसके तहत एक राष्ट्र जो है अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि अमेरिका की नज़रों में न जाए। अमेरिका की नज़रों से तात्पर्य है कि एक उभरता हुआ राष्ट्र न दिखो, ताकतवर होता राष्ट्र न दिखो और अपने दायरे में रहो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये दो तरह की रणनीतियां सामने हैं। बैंड वैगन की रणनीति अमेरिका के वर्चस्व को निपटने के लिए, और दूसरी है छुपा के रखने की नीति। अब छुपा के रखने की नीति कितना संभव है ये समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि छुपा के रखने की नीति बैंड वैगन नीति के ठीक उल्टा है। और इसके तहत आप अपने को इस तरह रखो कि आप लोगों की नज़र में ना आओ और आप अंदर ही अंदर अपना विकास करते रहो। कुछ लोगों का तो मानना है कि कोई भी देश अमेरिकी वर्चस्व का विरोध, प्रतिकार, चैलेंज नहीं कर सकता। अमेरिका को चुनौती जो देते हैं वो स्वयंसेवी संगठन दे सकते हैं, सामाजिक आंदोलन दे सकते हैं और जनमत, या इन तीनों का आपसी मेल। मीडिया, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, ये लोग समय होते एक समय बाद अमेरिका की इस वर्चस्वता के विरोध में आएंगे। अमेरिका के ही अच्छे कलाकार, अमेरिका के ही बुद्धिजीवी, अमेरिका की ही मीडिया अमेरिका की इस वर्चस्वता के खिलाफ आएगी। आखिर ऐसा कारण क्या देखते हैं? उसके पीछे का सोच ये है कि अमेरिकी सरकार अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए
हमारा पैसा विदेशों पे खर्च करती है, जिससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं या फ़ायदा नहीं। हमारे सैनिकों को वहाँ भेजती है जो युद्ध में मारे जाते हैं और अमेरिकी परिवार तहस नहस होते हैं। तो ऐसे लोगों का वर्ग जो है, प्रबुद्ध वर्ग, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जो अमेरिका की इस वर्चस्वता की नीति की आलोचना करेगा समय के साथ। और ये लोग, एक काल ऐसा होगा जब ये मीडिया, उसके बाद स्वयंसेवी संगठन, कई समाज सेवी और संस्थाएं, सामाजिक आंदोलन अमेरिका की इस वर्चस्वता की नीति के खिलाफ सड़क पर आएंगे। इनमें न केवल अन्य देशों के बल्कि अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे। और उसका कारण क्या है? क्योंकि अमेरिका की वर्चस्वता की नीति से अमेरिकी सरकार को जहां फ़ायदा है, वहां अमेरिकी जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। वियतनाम का उदाहरण, वर्तमान में अफ़गानिस्तान का उदाहरण, और उसके अलावा अमेरिका द्वारा अन्य बहुत से देशों को जो आर्थिक सहायता दी गई, जो पैसा अमेरिकी नागरिक की जेब से जाता है, इसके कोई मायने नहीं है अमेरिकन नागरिक के लिए। तो अमेरिकी नागरिक ही, अमेरिका के निवासी ही, अमेरिका के नागरिक ही ऐसे आंदोलनों का, ऐसे जन आक्रोश का नेतृत्व करेंगे जो अमेरिकी वर्चस्व को चैलेंज करेगी। क्योंकि विद्वानों का कहना है, आज की स्थिति में अमेरिकी सत्ता को, अमेरिकी वर्चस्वता को प्रतिकार करने वाला कोई राष्ट्र नहीं है। और यदि कोई संभावना, यदि कोई है, तो वो भारत, चीन, रूस का गुट, लेकिन वह भी एक तरह से असंभव है, उनका एक होना भी असंभव है। इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है? पुनः दोहरा दूं, इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है? इस विषय पर, वर्चस्वता के विषय पर और उसका इतिहास, इस पर पूर्व में भी कुछ बातें आपको बताई गई। लगभग वही बातें यहां मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, क्योंकि हम सतत रूप से हमें ये ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा, और एक तरीके से चेतावनी है सभी देशों को कि वर्चस्वता सदैव नहीं बनी रहती, इसमें उतार चढ़ाव आता है, वर्चस्वता का पतन भी होता है। इसी बिंदु की ओर इशारा करते हुए एक नजर इतिहास पे हम थोड़ा पुनः डालें। इतिहास बताता है कि वर्चस्व जब अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है, अपने चरम बिंदु पर रहता है, तो ऐसा लगता है कि अजेय है, यानी अब इसे कोई छू नहीं सकता। जिस देश का वर्चस्व रहता है या जिस व्यक्ति का वर्चस्व रहता है, वो ऐसा समझता है कि अब वे अन्य देश या अन्य लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है, इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं कि ये वर्चस्वता हमेशा के लिए कायम नहीं रहती, ये सतत और सदैव नहीं है। इसी के ठीक विपरीत शक्ति संतुलन की जो राजनीति है, ये वर्चस्वशील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है। ये बात भी एक लकीर की फकीर की तरह हम मान लें, ये बिल्कुल इसको स्पष्ट मान लें कि जो देश वर्चस्वता बनाए रखने की उत्कंठा रखता है, उसे मालूम होना चाहिए कि शक्ति संतुलन की राजनीति में एक न एक दिन उसकी ये वर्चस्वशीलता की दौड़ समाप्त होगी और उसका पतन होगा। ऐसी स्थिति में वर्चस्वशील देश की जो ताकत है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होती है। जैसा कि सन 1660 में लुई 14 की बात मैंने पूर्व में की थी। 1660 लुई 14, उस समय तो फ्रांस को एक तरीके से अपराजेय माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि फ्रांस जो है वो अन्य देशों से कई गुना आगे है। लेकिन 1713 आते आते क्या हुआ? 1660 से 1713 यानी मात्र 50 वर्ष में इंग्लैंड,
हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, रूस, ये लोग फ्रांस की वर्चस्वता को क्या करने लगे? चैलेंज करने लगे, उसका विरोध करने लगे, उसको चुनौती देने लगे। ऐसे ही 1860 में इसी तरह विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था इंग्लैंड में, और उस समय कहा जाता था कि इंग्लैंड का जो सूरज है वह कभी अस्त नहीं होता। 1860 के आसपास विक्टोरिया काल में इंग्लैंड की जो सत्ता थी, इंग्लैंड की जो वर्चस्वता थी, इंग्लैंड का जो सूरज था, वो अपने पूरे उत्कर्ष पे था और अंग्रेजों को ये लगता था कि उनका जो साम्राज्य है वो सदैव के लिए, हमेशा के लिए सुरक्षित है। ये बात है 1860, 70, 80 की, और आने वाले 40 वर्षों के बाद क्या हर्ष होता है। बल्कि 1910 में ही साफ हो गया, स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड की वर्चस्वता अब समाप्त प्राय है, अब उसका पतन होना शुरू हो गया है, जब जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देश नई ताकत के रूप में उभरते हैं। नई ताकत के रूप में उभरते हुए ये लोग इंग्लैंड का जो एकाधिकार था, उसकी जो वर्चस्वता थी, उसको ललकारने लगते हैं, उसको चुनौती देने लगते हैं। और ये भी मात्र 40-50 वर्षों के दौर में ही ये सब हो जाता है। इसी तरह अब से 20 साल बाद, अभी 2020 है, 2021 है, आज से 20 साल बाद एक और महाशक्ति हो सकता है आ जाए, या ये कहें कि शक्तिशाली देशों का एक गठबंधन सामने आ जाए। उन शक्तिशाली देशों के गठबंधन में भारत, चीन और रूस हो, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो इतिहास के अनुसार तो ऐसा दिखता है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका की ताकत निश्चित रूप से कम होगी, कमजोर होगी और निरंतर कम होती चली जाएगी। वर्चस्वता का दबाव, वर्चस्वता को लेकर देशों में ऊहापोह, वर्चस्वता को लेकर चिंताएं और उसके लिए विभिन्न रणनीतियां, ये सब जाना हमने। और हमने ये भी जाना है कि पूर्व में इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब वर्चस्वता बदलती रही, वर्चस्व का केंद्र एक देश से दूसरे देश जाता रहा। आपने ये जुमला सुना होगा कि अब हम दुनिया को विश्वग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वग्राम, यानी अंग्रेजी में ग्लोबल विलेज। जुमला इसलिए क्योंकि वास्तव में ग्लोबल विलेज तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल विलेज का तात्पर्य है बहुत निकट आ चुके हैं एक दूसरे के, दिल से नहीं, मन से नहीं, मात्र संचार साधनों के जरिए, चाहे वो परिवहन हो, चाहे संचार साधन हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, इसमें हम बहुत निकट हो गए हैं, इसमें दूरियां कम हो गई हैं। तो इसलिए इसको जुमला कहा गया है, विश्वग्राम या ग्लोबल विलेज। कल्पना करिए कि ये एक विश्वग्राम है, ग्लोबल विलेज, तो हर विलेज का एक मुखिया होता है, जिसे चौधरी बोलते हैं या सरपंच बोलते हैं। तो अब ग्लोबल विलेज का एक चौधरी है, मुखिया है, और हम सभी उस चौधरी के पड़ोसी हैं। उस विलेज में क्या हैं? उस विलेज में उस मुखिया के, उस चौधरी के हम पड़ोसी हैं। यदि उस चौधरी का बर्ताव असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव है, तो क्या उस विश्वग्राम में रहने वाले अन्य लोगों के पास कोई और विकल्प है? क्या वो कहीं और जा सकते हैं? दुनिया एक गांव बन गई, एक छोटा क्षेत्र बन, अब हम जाएंगे कहाँ? तो विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प अब हमारे पास मौजूद ही नहीं, चाहे वो चौधरी हमारे लिए कितना भी मित्र हो,
या हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों न हो जाए, क्योंकि यही एक गांव है, एक ही गांव तो है, विश्वगाम एक ही गांव है जिसे हम जानते हैं, और इसके अलावा कोई दूसरी जगह है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसी स्थिति में जब चौधरी वहाँ रह रहा है, और ऐसी स्थिति में जब हमारे पास या अन्य लोगों के पास कोई अन्य उपाय, कोई अन्य रास्ते, कोई अन्य एस्केप रूट जिसे अंग्रेजी में बोलते नहीं हैं, तो क्या करें? बेहतर है कि प्रतिरोध और साथ ही साथ सहमति, यही एकमात्र विकल्प हमारा बचता है। इसी के साथ हमें रहना है, यानी अमेरिका की वर्चस्वता को मानते हुए अपने को विकसित करने का प्रयास करना है।